नमस्कार बाल मित्रों। आज हम विज्ञान विषय में पाठ 3 प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हम प्राकृतिक संसाधन क्या हैं जो हमें प्रकृति में मिला हुआ है, प्रकृति द्वारा दिया गया है। जैसे कि हवा कोई बना नहीं सकता, वो प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। उसके गुणधर्म की जानकारी लेना। पानी जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, पानी के बिना जीवन ही संभव नहीं है। उसके गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हवा के गुणधर्म में हवा हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हवा जिन घटकों से बनी हुई है वे घटक ही अदृश्य हैं, वो घटक ही दिखाई नहीं देते। हवा में कौन कौन सी गैसें होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो कि सभी प्राणियों के लिए श्वसन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हवा के विषय में हमको ये जानना है कि हवा के गुणधर्म क्या है। हवा जगह घेरती है। यहाँ पर ये जो प्रयोग दिखाया गया है, एक डंडी में दोनों तरफ तराजू की डंडी में लगा हुआ जो दोनों गुब्बारा है, उसको जब फोड़ते हैं तो एक तरफ का गुब्बारा नीचे की तरफ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि हवा में भार होता है, क्योंकि जो फुग्गा फूट गया उसकी हवा बाहर चली गई और जो फुग्गे में हवा भरी है उधर तरफ डंडी नीचे हो गई। इसके बाद अब हम ये जो दूसरा चित्र देख रहे हैं, हवा के दाब का परिणाम क्या होता है। हवा में यहाँ पे देखो, एक बाटल में गिलास में पानी रखा हुआ है और उसमें स्ट्रा लगी हुई है। दूसरे स्ट्रा से जब उसके ऊपरी सिरे पर फूंक मारते हैं तो हवा के दबाव के कारण गिलास का पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है और ये हवा के दबाव का परिणाम है। सामान्य रूप से समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1,14,000 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। वायु दाब मापी से यह नापा जा सकता है। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचा जाते हैं वैसे वैसे हवा का दाब कम होते जाता है। अब हवा दो स्थानों के जब दाब में अंतर होता है तापमान के कारण। पृथ्वी पर जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ हवा दाब कम होता है, और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ हवा दाब ज़्यादा होता है। इस अंतर के कारण, दो स्थानों के हवा के दाब के अंतर के कारण कम दाब वाले स्थान की ओर अधिक दाब वाले स्थान से हवा चलती है। वही हवा चलती है तो उस समय हमें महसूस होती है कि हवा चल रही है। हवा के कई प्रकार हैं, वो भूगोल पाठ में पवन प्रकरण में अधिक जानकारी मिलेगी हवा के बारे में। अब हम एक प्रयोग लेते हैं। गिलास में कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल देते हैं शुष्क गिलास में, और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो गिलास के चारों ओर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हवा में वाष्प होती है। वो वाष्प जो कि बर्फ़ की तापमान कम होने के कारण हवा की वाष्प संघनित होकर वो गिलास के चारों ओर बूंदों के रूप में इकट्ठा हो गई। अब दूसरा प्रयोग देखते हैं कि हवा के गुणधर्म एक है। जैसे यहाँ एक पानी भरे टब में औंधे मुँह बाटल डालते हैं तो उसमें पानी नहीं जाता, बाटल के अंदर पानी भरता नहीं है। क्यों नहीं भरता? क्योंकि बाटल के अंदर हवा भरी हुई है, और जैसे ही हवा के बुलबुले बाहर निकलते हैं उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। यानी जैसे जैसे हवा के बुलबुले बाहर निकलेंगे बोतल उतनी ही खाली होगी और उतना ही पानी भरेगा। इससे ये पता चलता है कि हवा जगह घेरती है। और हवा में ध्वनि का संचरण हवा में अधिक हवा में होता है। जैसे हम कुछ सुनाई देता है, अगर हवा नहीं होती तो कोई भी ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती। जैसे तुम देखे होगे कि कहीं
कांच के अंदर से कोई चिल्ला रहा हो तो बाहर के व्यक्ति को सुनाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो कांच है, कांच से हवा इधर आर पार नहीं जा रही है, इसलिए इस व्यक्ति की आवाज़ दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं देती। और मौसम के अनुसार, तापमान के अनुसार हवा का घनत्व भी बदलता रहता है। ठंड में हवा का घनत्व बढ़ता है। शीत ऋतु के में भोर के समय दूर से आती हुई रेल की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। यह समझ में आता है कि ध्वनि संचरण के लिए हवा का माध्यम के रूप में उपयोग होता है, यानी ध्वनि संचरण का एक माध्यम है हवा। पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा को पृथ्वी ऊष्मा के रूप में वापस उत्सर्जित करती है। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा की वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे घटक इस ऊष्मा का कुछ भाग अवशोषित कर उसे हवा के अन्य घटकों को देते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग गर्म रहता है और जो कि पृथ्वी के सजीव जगत के लिए अनुकूल होता है। पृथ्वी पर हवा नहीं होती तो पृथ्वी के पृष्ठभाग का औसत तापमान बहुत ही कम हो जाती है। अब यहाँ पर एक प्रयोग देखो, एक गेंद में पानी भरा हुआ है और बहुत सारे उसमें छेद कर दिए। तो दूसरा प्रयोग है, जो बाल्टी में रखा हुआ पानी है, तो ऊपर के जो छेद का पानी गिर रहा है उसमें उसका दाब कम होने के कारण वो दूर तक नहीं जाता। दूसरा जो ऊपर से नीचे है उसका वो और कम दूर तक जाता है। और नीचे की तरफ जो छेद है उसमें पानी का वेग तेज़ी से जाता है, क्योंकि ऊपर से पानी का दबाव होने के कारण, ये पानी में इस तरह का दबाव होने के कारण पानी के गुणधर्म है। ये जो हम बता रहे हैं अभी, ये पानी का गुणधर्म है। पानी का देखो, विभिन्न प्रकार के पानी को जिस बर्तन में रखा जाएगा वो उसी का आकार ले लेता है, और हवा जो है उसको जितना जगह मिलता है वो उतनी जगह में फैल जाती है। और पानी को जिस आकार में रखा जाएगा, जिस बर्तन के आकार में रखा जाएगा, उसी के रूप में वो फैल जाता है। अब हम देखेंगे कि एक बाल्टी यहाँ रखी हुई है, इसमें पानी भरा है, बहुत सारी विभिन्न वस्तुएं इसमें डालो। कुछ तो इसमें डूब जाती हैं, कुछ वस्तुएं इसमें डूब जाती हैं, जैसे पेंसिल डाला, रबड़ डाला, लकड़ी डाला, लोहे की कील डाला। तो ये वस्तुएं, कुछ वस्तुएं तो डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं तैरती रहती हैं। तो उसका कारण यही है कि जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो डूब जाता है, जिसका घनत्व पानी की घनत्व से जिसका घनत्व कम होता है वो तैरता रहता है। और इसी सिद्धांत के अनुसार समुद्र में बड़ी बड़ी जहाज़ें चलती हैं, नौकाएं चलती हैं, इसी सिद्धांत के अनुसार। अब पानी का घनत्व, पानी का घनत्व पदार्थ के आयतन तथा द्रव्यमान में संबंध किसी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह। इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब अपना अपना जगह घेरती हैं। छोटी वस्तु रहेगी कम जगह घेरेगी, बड़ी वस्तु रहेगी ज़्यादा जगह घेरेगी। पानी भी जगह घेरता है, हमने बताया कि हवा भी जगह घेरती है। तो कोई भी वस्तु जितना जगह घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं, और किसी पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जब ये दो चीज़ें हमें मालूम हो जाएं तो उस वस्तु का हम घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पानी का घनत्व कितना, घनत्व का सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को ग्राम तथा आयतन को घन सेंटीमीटर में नापते हैं। घनत्व बराबर ग्राम बटे घन सेंटीमीटर। इसलिए घनत्व की इकाई ग्राम प्रति घन सेमी है। 1 लीटर पानी का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, तो पानी का घनत्व कितना होगा ये बताओ। पानी असंगत व्यवहार करता है। सामान्य रूप से पदार्थ का तापमान कम करने पर उसका घनत्व बढ़ता है, लेकिन और आयतन कम होता है, परंतु पानी इसका अपवाद है। पानी की एक विशेषता है कि सामान्य तापमान का पानी ठंडा होने पर उसका घनत्व सामान्य द्रव्यों की तरफ बढ़ता है, परंतु पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर पानी का घनत्व कम होता जाता है। अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है,
और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी का तापमान कम करने पर उसका घनत्व कम होकर आयतन बढ़ता है। इसलिए देखा होगा जब कभी फ्रिज में हम पानी भर के रखते हैं किसी बाटल में, कांच की बाटल में अगर फ्रिज में पानी भर के रखते हैं तो पूरी बाटल भर के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब वो ठंडा होता है, ठंडा होने पर उसका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व कम हो जाता है, तो इसलिए वो बाटल टूटने का डर रहता है पानी के इसी असंगत व्यवहार के कारण। पानी का बहुत सारे पदार्थ हैं जो पानी में घुल जाते हैं, बहुत सारे पदार्थ पानी में घुल जाते हैं। नमक, शक्कर हम डालते हैं तो पहले तो जब डालेंगे तो जल्दी से घुल जाता है, लेकिन जैसे जैसे पानी में नमक की मात्रा बढ़ेगी या शक्कर की मात्रा बढ़ेगी उसके घुलने में समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। अब हम देखते हैं कि विलेय किसे कहते हैं। जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे नमक पानी में घुल गया वो विलेय है। विलायक, जिस पदार्थ में विलेय घुलता है वो पानी है, क्योंकि नमक पानी में घुलता है तो वो विलायक है, पानी एक विलायक हो गया। और विलयन, दोनों के मिलाने से जो नया पदार्थ तैयार होता है उसे विलयन कहा जाता है। पानी के बहुत सारे उपयोग हैं, जो घरेलू स्तर पर बहुत सारे उपयोग हैं और औद्योगिक स्तर पर बहुत सारे उपयोग हैं। खेती में भी इसका सिंचाई के लिए पानी का उपयोग होता है। पानी की प्रवाहिता के कारण ही उसका उपयोग जल यातायात के लिए जैसे समुद्र में, नदी में इसका उपयोग किया जाता है। और पानी को रोक कर बांध बनाकर और ऊपर से गिराने से जनित्र चलाकर और उससे विद्युत का निर्माण किया जाता है। उत्तम शीतक होने के कारण गाड़ियों के रेडिएटर्स के इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। पानी में अनेक प्रकार के पदार्थ घुलते हैं। पानी सार्वत्रिक विलायक है। विलायक के रूप में पानी का उपयोग कारखानों, प्रयोगशालाओं, भोज्य पदार्थों, शरीर में होने वाले पाचक क्रियाओं, उत्सर्जन आदि अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं में होता है। नहाना, कपड़े धोना और बहुत सारी चीज़ों में पानी का उपयोग होता है। आज हम लोग इस पाठ में इतना ही करेंगे। आगे अगला जब क्लास होगा तो हमसे प्राकृतिक संसाधन के अगले संसाधन मृदा यानी मिट्टी, उसके बारे में और उसके गुणधर्म के बारे में जानकारी करेंगे। और अभी तक हमने जो पानी के गुणधर्म, हवा के गुणधर्म के बारे में जो जानकारी दिया, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर लिख के तुम्हें देना है। धन्यवाद।